सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत के आई, पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। पूरे देश के हालात सांप्रदायिक फसाद के बन गए। भारत में सीमा हैदर के खिलाफ एजेंसीज जांच कर रही हैं और हर दिन नए नए राज उजागर हो रहे हैं। भारतीय एजेंसीज को संदेह है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है और इस इरादे से वो भारत में आई है। इसको देखकर शहबाज सरकार के अभी से हाथ पांव फूलने लगे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहबाज सरकार ने पाकिस्तान में आर्टिकल 245 लागू कर दिया। इसके साथ पूरे पाकिस्तान में सेना को भी तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहां की शहबाज शरीफ सरकार को मुहर्रम के महीने में सांप्रदायिक हिंसा का डर सताने लगा है। इस वजह से शहबाज सरकार ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी और अब पाकिस्तानी सेना ने देश में मार्शल लॉ की तैयारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान से जुड़ा एक सच ये भी है कि देश में सरकार से ज्यादा सेना की चलती है और इसी वजह से मुहर्रम के बहाने पाकिस्तान में सेना के मार्शल लॉ लगाने के संकेत दिए गए। पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 245 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत संघीय सरकार सेना और कानून का जिम्मेदार होता है और इसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। इस वक्त पाकिस्तान में आर्टिकल 245 लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पहले की अपेक्षा आतंकी संगठन की ओर से हो रहे हमलों की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तान की हालत आर्थिक मोर्चे पर भी खराब है। यहाँ तक कि सीमा हैदर को लेकर कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के बाद राजनीतिक टकराव बढ़ा है। इसके अलावा उनकी आतंकी घटनाएं पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला अब वो पाकिस्तान की नींव हिलाने में जुट गए हैं। 2023 जनवरी से जून तक 271 आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 389 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था आतंकी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए नामुमकिन साबित हो रही है और सरकार के लिए बस के बाहर हो गई है। ऐसे में सरकार ने सेना को कमान सौंप दी है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव करीब हैं। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिलकर सत्ता को बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है और इन सब के बीच कांग्रेस का विधायक ही पार्टी के सारे किए धरे पर पानी फेरने में जुटा है। सालों तक जो काम सचिन पायलट किया करते थे अब वही काम राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं। इससे कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। महिला सुरक्षा के मामले पर सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह देकर मंत्री पद गंवा बैठे राजेंद्र गुढ़ा अब पूरी ताकत के साथ गहलोत सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं और अशोक गहलोत बेबस दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा राजेंद्र गुढ़ा को पार्टी से बाहर कर सकती है, लेकिन इससे उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी जो राजेंद्र गुढ़ा कर चुके या करने वाले हैं। मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र गुढ़ा चुन चुनकर हमला कर रहे हैं और उनके निशाने पर अशोक गहलोत के साथ पूरी सरकार है। अब राजेंद्र गुढ़ा ने दाह संस्कार को लेकर बने कानून पर कहा कि अब एक नया कानून है कि कोई व्यक्ति आक्रोश में दाह संस्कार नहीं करता तो वह 5 साल जेल में डाल दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? प्रदेश में अराजकता का माहौल है और सीएम का इकबाल खत्म हो गया है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ये विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत से जवाब मांगेंगे और जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक वे बोलते रहेंगे, भले ही उन्हें जेल में क्यों न डाल दिया जाए। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैरों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं और वह हाउस में भी नहीं आते और ना ही कोई जवाब देते हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि यदि गृह विभाग किसी काबिल व्यक्ति के पास होता तो राजस्थान में अपराध कम होता। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि बहन बेटियों के खिलाफ राजस्थान में अत्याचार बढ़ रहा है और अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है और ये मैं नहीं बल्कि आंकड़े बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हर महीने घूस ले रही है और दारू बिक रही है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब को पुलिस एस्कॉर्ट करती है ताकि उसे कोई पकड़ न सके। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि जब तक मैं मंत्रिमंडल में था उस दौरान भी बोलता था और विधानसभा में भी बोलता रहा हूँ, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये कैसा कानून है? महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान महिला उत्पीड़न मामले में नंबर 1 बन गया है। राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है? मुझे बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। बहन और बेटियों को सुरक्षा का भाव मिलना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल होते ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं देने का आदेश दिया। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी ने भी किया।
कांग्रेस के खिलाफ अक्सर भोंपू बजाने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही, लेकिन इससे पंजाब कांग्रेस और बंगाल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है। पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान लगातार दे रहे हैं और बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ गोले दाग रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ये सब तब कर रहे हैं जब बेंगलुरु में ममता बनर्जी और लालू यादव दोनों ने अधीर रंजन चौधरी को खामोश कराने को राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कहा था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी चुप नहीं बैठे। पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कांग्रेस का नाम तक लेना बंद कर चुके हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने सीपीएम और बीजेपी पर हमला और सीमित कर दिया है। इससे पहले उन्होंने कई मौकों पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस के एकमात्र विधायक को भी अपने पाले में कर लिया था। ममता के विपरीत बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। बीडीओ और राज्य प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के निर्देश पर काम करते हैं। बेंगलुरु में आयोजित दूसरी बैठक में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच नजदीकियां देखने को मिली थी। दोनों दलों ने मिलकर इस नए गठबंधन का नाम तय कर दिया था। इसके ठीक 10 दिनों के बाद ही पश्चिम बंगाल में कटु संबंध फिर से सबके सामने आ गए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता 2011 में कांग्रेस की मदद से सत्ता में आई थी, तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। बंगाल की जनता का अब ममता बनर्जी से मोह भंग हो गया है, इसलिए उन्हें लगा कि अब उन्हें कांग्रेस से हाथ मिला लेना चाहिए। तृणमूल को अब कांग्रेस की सख्त जरूरत है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को एकजुट किया। राहुल गांधी का नेतृत्व समग्र रूप से भारत में बदलाव का स्पष्ट संकेत है। टीएमसी को एहसास हुआ कि अगर वे राहुल गांधी की राजनीति से नहीं जुड़ेंगी तो पार्टी टूट जाएगी। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने पलटवार करते हुए कहा कि गठबंधन को ध्यान में रखते हुए टीएमसी बदले में कांग्रेस पर हमला नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि टीएमसी 180 से अधिक सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई। वह संख्या बढ़ रही है, लेकिन 2011 में कांग्रेस शून्य हो गई। गठबंधन को ध्यान में रखते हुए हम कांग्रेस पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हम पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली हैं। हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं है। टीएमसी की वार्षिक शहीद दिवस रैली के दिन ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के बारे में बोलने से परहेज किया। उन्होंने सीपीएम और भाजपा पर हमला किया। अपने भाषण में ममता ने कहा कि हमें सत्ता या पद की परवाह नहीं, हम अपने देश की शांति की परवाह करते हैं। कांग्रेस और टीएमसी की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग टीएमसी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वे आगे आएं और भाजपा के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाएं, या फिर एक ऐसा मंच बनाएं जहां आप खड़े होकर अत्याचारी राज्य सरकार के खिलाफ लड़ें। यदि आप गठबंधन की बैठक में शामिल हुए नेताओं की तस्वीरें देखकर इस राज्य में सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत को राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता की याद दिलाई तो उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। अब पी चिदम्बरम ने भी स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान, बंगाल और बिहार में महिलाओं के साथ बर्बरता की काफी मामले हुए हैं, लेकिन चिदम्बरम का कहना है कि बंगाल में, राजस्थान और बिहार में हुआ तो इसकी तुलना मणिपुर से नहीं कीजिए। इस पर पर्दा डालिए, बात सिर्फ मणिपुर की होनी चाहिए। चिदम्बरम ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एक कई ट्वीट्स किए। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की एक लंबी सूची है, लेकिन वे मणिपुर की घटना पर राजनीति कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं की आलोचना की। उन पर गैर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों पर चुप रहने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कुल 33,000 मामले हैं। अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर पी चिदम्बरम से पूछा, मणिपुर की स्थिति की तुलना बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की स्थिति से कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आइए मान ले कि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई, ये मणिपुर में जारी और अनवरत हिंसा को कैसे माफ करता है? क्या घाटी में कोई कुकी बचा है? क्या चुराचांदपुर और मणिपुर के अन्य पहाड़ी जिलों में कोई मेइती बचा है? चिदम्बरम ने कहा कि अगर रिपोर्ट सच है तो मणिपुर में जातीय सफाया लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में संवैधानिक सरकार का पतन हो गया है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का आदेश उनके घरों और कार्यालयों से आगे नहीं चलता है। केंद्र सरकार न केवल अक्षम और पक्षपात पूर्ण रही है, बल्कि
तुलना कर खुद को पर्दे के पीछे छिपाती है। ये संवेदनहीन और क्रूर बात है। यदि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें, लेकिन इससे मणिपुर में हो रही बर्बरता को माफ नहीं किया जा सकता। मणिपुर की सरकार गिर गई है, भारत सरकार कोमा में है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में अपने मंत्री को उनके राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उठाने के बाद बर्खास्त किए जाने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देशों पर किया गया है। Bureau Report, News of India. नीतीश कुमार के जिस फॉर्मूले के हिसाब से विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, वही फॉर्मूला अब गठबंधन के बीच फांस बनकर खड़ा हो गया है। मुंबई में होने वाली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जानी है और सभी राज्यों में गठबंधन को अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन ये सब बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में गठबंधन की पार्टियां आपस में ही एक दूसरे के सामने तन कर खड़ी हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस ही है। विपक्षी एकता की मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले के तहत की थी। इसमें 1989 के लोकसभा चुनावों जैसा एक सीट पर विपक्षी गठबंधन का कोई एक सर्वमान्य उम्मीदवार उतारे जाने का प्रस्ताव है, लेकिन एक कैंडिडेट का चुनाव ही विपक्षी गठबंधन के लिए असल परीक्षा है। अगर मान भी लें कि सीटों के बंटवारे का मामला कुछ ले देकर सुलझ भी गया, तो असली लड़ाई चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि सालों से आपस में लड़ रही पार्टियों के नेता तो एक हो जाएंगे, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं को एक कर पाना आसान नहीं होगा। ये बात सभी जानते हैं कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। इसका नजारा बिहार में नीतीश कुमार खुद देख चुके हैं। वे अपना वोट आरजेडी को ट्रांसफर नहीं करवा पाए और उपचुनावों में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। यही बंगाल में होना है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। अब टीएमसी भी अगर उसमें शामिल हो गई तो क्या टीएमसी अपना वोट कांग्रेस और लेफ्ट को ट्रांसफर करवा पाएगी? यही बात कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर भी लागू होती है, क्योंकि बंगाल की जैसी हिंसक राजनीति है, उसने तो पूरे समाज को वोट बैंक में तब्दील कर दिया। जम्मू कश्मीर में गठबंधन में शामिल 3 दल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के दुश्मन हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2014 में राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके थे। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से घाटी की 3 सीटें श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों ने जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के लिए इसे छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत लीं, जबकि भाजपा ने जम्मू और उधमपुर को बरकरार रखा। घाटी की 3 सीटों पर एनसी और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से एनसी मजबूत रही है। पीडीपी ने पिछले 4 चुनावों में केवल एक बार ही 2024 के श्रीनगर और बारामूला सीट को जीता। 5 साल बाद 2019 में इन दोनों सीटों पर पीडीपी तीसरे स्थान पर आ गई। अनंतनाग में एनसी और पीडीपी बारी बारी से जीतती रही हैं। कोई भी सीट नहीं जीतने के बावजूद कांग्रेस को राज्य में 26% वोट शेयर मिला। अब विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौती यही बनी हुई है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लिए अपनी मौजूदा 3 लोकसभा सीटों का त्याग करेगी? विपक्षी गठबंधन का रास्ता त्याग से खुलने वाला है और इसके लिए सबसे ज्यादा त्याग कांग्रेस को ही करना होगा। कांग्रेस की अग्नि परीक्षा दिल्ली और पंजाब में होनी है। इन दोनों जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत रही है। इसी के मद्देनजर 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट भी हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो सका। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। पंजाब कांग्रेस के नेता गठबंधन के सख्त खिलाफ और मुखर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के झांसे में कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। पहले तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर उसका समर्थन हासिल कर लिया। पंजाब और दिल्ली में यह संदेश दे दिया कि कांग्रेस लोकसभा में इन दोनों जगहों को उनके लिए छोड़ देगी।
भले ही दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता इस गठबंधन का विरोध करते रहें, लेकिन होगा तो वही जो राहुल गांधी चाहेंगे। इस मोर्चे पर भी केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को जमीन पर पहुंचा दिया और फिर अपने प्लान के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनाव की तैयारी तेज कर दी। दिल्ली वाले अध्यादेश के पेश होने और फिर मतदान तक तो आम आदमी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद तीनों चुनावी राज्यों में केजरीवाल कांग्रेस की लुटिया डुबोने पहुंच जाएंगे और जाहिर है कि तब कांग्रेस पर बड़े हमले भी करेंगे, क्योंकि दो राज्यों में तो कांग्रेस की ही सरकार है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन भी शुरू कर दिया है। केजरीवाल की कोशिश द्विपक्षीय चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की है और जाहिर है कि इससे कांग्रेस को ही वोटों का नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बीते दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर गए थे और वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, रैली की। केजरीवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी अपने कैडर को मजबूत करने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश को छोड़कर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन दो राज्यों में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश में पार्टी चुनाव को त्रिकोणीय बनाकर कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इसी वजह से कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर से ही चुनावी हुंकार भरी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में केजरीवाल के चुनावी मैदान में उतरने की बात और कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का मामला एक प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को प्रस्ताव दिया था कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़े तो वो भी इन तीनों राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया। ऐसे में आम आदमी पार्टी देश भर में अपने काडर को मजबूत करने में जुटी है और विधानसभा चुनाव में इस बात की फिक्र किए बिना उतर रही है कि उसके चलते कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। खंडवा में चुनावी बिगुल फूंकते हुए आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल हुए पंजाब के खंडूर साहिब से विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा के साथ पंजाब के राज्य मंत्री सुगरफेड के चेयरमैन नवदीप सिंह जिंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़े बयान दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी से देश को बचाने के लिए 26 पार्टियां एक साथ इकट्ठी हुई हैं, भले ही इन पार्टियों के विचार आपस में न मिलते हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 2019 में हार के डर से रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव मैदान में उतरे ही नहीं। विधानसभा में चुनाव हार गए, अब फिर वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कदम बढ़ाते ही सुरजेवाला को पहला झटका लग गया। जींद में रैली करने पहुंचे सुरजेवाला का सारा मजा कांग्रेस के पुराने समर्थकों ने खराब कर दिया। असल में रैली में शामिल एक व्यक्ति ने उनका माइक छीनने की कोशिश की और माइक का तार खींच दिया और सुरजेवाला के खिलाफ नारे लगाने लगा। उस व्यक्ति की इस हरकत पर सुरजेवाला के समर्थक नाराज हो गए और उस व्यक्ति पर टूट पड़े। लात घूंसों से जमकर पिटाई की। रणदीप सिंह के समर्थन में व्यक्ति को पीटते पीटते होटल परिसर तक बाहर ले गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समर्थकों के चंगुल से छुड़ाया। व्यक्ति के नाक और मुंह से खून बह रहा था। जब रैली में रणदीप सिंह सुरजेवाला बोलने लगे तो वहां पत्रकारों के बीच में खड़े गांव इगराह निवासी 55 वर्षीय सज्जन ने अचानक से माइक का तार खींच दिया और रणदीप सुरजेवाला मुर्दाबाद, सुरजेवाला झूठा है कहते हुए नारेबाजी करने लगा। हंगामा करने वाला व्यक्ति खुद को पुराना कांग्रेसी बता रहा है। उसने अपना नाम सज्जन गांव इगराह बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि व्यक्ति ने शराब पी हुई है, गर्मी ज्यादा होने के कारण शराब ज्यादा चढ़ गई है। उनकी रैली को खराब करने के लिए भाजपा जजपा के लोग ऐसे लोगों को भेज रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है और इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जींद में हल्का स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हैं। रणदीप सुरजेवाला का गांव सूरजखेड़ा जींद जिले के नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्होंने नरवाना से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की। 1991 तक सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला नरवाना से चुनाव लड़ते रहे। 1996 के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला ने नरवाना से चुनाव लड़ा तो उनके पिता शमशेर सुरजेवाला ने कैथल से। रणदीप सुरजेवाला नरवाना से 1996 और 2005 में विधायक बने। 1996 में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के जयप्रकाश को हराया। 2005 में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को हराया, मुख्यमंत्री रहते हुए हराया था। इसके बाद नरवाना विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया और रणदीप सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ने लगे। रणदीप सुरजेवाला ने 2019 जींद में विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था। इस चुनाव में रणदीप सुरजेवाला तीसरे स्थान पर रहे। उपचुनाव में पहली बार जींद में भाजपा की जीत हुई। इसके बाद विधानसभा आम चुनाव में भी भाजपा के ही कृष्ण बिड्ढा जीते थे।
ऐसे में रणदीप सुरजेवाला आने वाले चुनाव में उसी हार का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।